Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you the question and answer solution of your class 8th science book chapter number 18, that is pollution of air and water. So let's start the discussion of question and answer. और क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन से मेरा मतलब है कि मैं ये चाहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्वेश्चन का आंसर बता करके आपको जो है स्पून फीडिंग करा रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर के डिस्कशन से आपको मैं ये चैप्टर और अच्छे से और बेहतरीन तरीके से समझाना चाहती हूँ। डिस्कशन करने का ये मतलब होता है, नहीं तो ये आंसर तो आपको कहीं भी लिखे हुए मिल जाएंगे, है ना। आपके पास बहुत सारी गाइड होगी, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ये ऑलरेडी लिखे हुए आंसर वहाँ पे भी हैं, मिले हुए हैं, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट्स प्रोवाइड करती हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट्स प्रोवाइड करती हैं आपको लिखे हुए आंसर। बट मैं डिस्कशन इसलिए करती हूँ कि आपको ये चैप्टर और अच्छे से मतलब समझ में आ जाए, क्योंकि जो क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं दे आर वेरी बहुत ही अच्छे हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। और इन क्वेश्चन की मदद से चैप्टर को आप और डीपली समझें, ठीक है। अगर कोई चीज़ कोई टॉपिक छूट गया है या आपने उसको उस गहराई से नहीं समझा है, उस डेप्थनेस से नहीं समझा है जिससे कि आपको समझना चाहिए, तो आप उस चीज़ को यहाँ से कवर अप कर लें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर क्या है? What are the different ways in which water get contaminated? Contaminated का मतलब क्या होता है यहाँ पे? Contaminated मतलब गंदा हो जाना, जैसे पानी गंदा हो जाता है ना, उसको हम कहते हैं contaminated। क्या तरीके हैं जिससे कि पानी हमारा गंदा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है वाटर गेट्स कंटामिनेटेड बाय द एडिशन ऑफ एग्रीकल्चरल केमिकल्स। एग्रीकल्चरल केमिकल्स क्या होते हैं? जैसे हम खेतों में क्या है, खाद डालते हैं, यूरिया डालते हैं और बहुत सारी वीडीसाइड्स डालते हैं, पेस्टिसाइड्स डालते हैं, ताकि हमारे खेतों में जो हमने फसल लगाई है उसमें कीड़े ना लगें, उसमें खरपतवार ना होंगे, है ना। इंसेक्टिसाइड डालते हैं जो कीड़े मकोड़े वो मर जाए, पेस्टिसाइड डालते हैं जो पेस्ट हैं, चूहे हैं और इस तरह के जानवर हैं वो ना लगें, ठीक है। वीडीसाइड्स डालते हैं जो वीड्स खरपतवार उगते हैं वो ना, तो और खाद भी डालते हैं ताकि हमारा पौधा और अच्छे से बढ़े। लेकिन जब बारिश होती है तो बहुत सारा पानी जो है खेतों में से बह के धीरे धीरे करके नदियों तक आता है ना। तो इस तरीके से वो वाटर बॉडीज़ में मिल जाता है और फिर वही नदियों का पानी जो है हमें घरों में सप्लाई होता है। तो ये जो है इस तरीके से पानी को ये कंटामिनेट करते हैं एग्रीकल्चर केमिकल्स, ठीक है। फार्मर्स यूज़ excessive amount of pesticide and fertilizers to increase crop production. These chemicals get carried away to the water body due to rain, flood and which leads to water pollution. इसलिए आजकल के समय में ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। इसमें क्या है, हम ऑर्गेनिक चीज़ों जैसे कि जो नेचुरली जो है खेतों की जो है फर्टिलाइजर्स का जो रोल है क्या है, वो ये है कि वो प्लांट्स को न्यूट्रिशन देते हैं, ठीक है। अगर हम नेचुरल चीज़ों को खेतों में डालें जिससे कि प्लांट्स न्यूट्रिशन ले सकें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो बहके तो नहीं आएगा, और वो बहके भी आएगा तो वो ऑर्गेनिक है, वो कोई केमिकल नहीं है ना। तो वो पॉल्यूशन नहीं कॉज करेगा और उसको अलग करना भी ईजी है कंपेरेटिवली केमिकल्स के। दूसरा जो तरीका है वाटर पोल्यूशन का वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है। इंडस्ट्रीज रिलीज हार्मफुल केमिकल्स वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज देयर बाय पोल्यूटिंग देम। इंडस्ट्री को तो ऐसे बाय लॉ इंडस्ट्री जो है वो इस तरीके का काम करने के लिए प्रोहिबिटेड है, ठीक है। बट फिर भी इंडस्ट्री से देखा गया है कि वो अपना जो भी वेस्ट वाटर है उसको क्लीनिंग की प्रोसेस से गुजारे बिना ही वो जो है वो उसको नदियों में तालाबों में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो भी पानी है वहाँ का वो केमिकल युक्त पानी, केमिकल उसमें अभी है और वो पानी सीधे नदियों में गिर जा रहा है। बहुत सारी जगहों पे है, दिल्ली में है, कानपुर में है, ऐसा आपको बहुत सारे देखने को मिलेगा। तो इससे पानी गंदा होता है और ये केमिकल्स ऐसे हैं कि जिनको अलग कर पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत कॉस्टली है, ठीक है। तो अब इतने बड़े नदी में मिल जाएगा, उसका पानी साफ़ करना तो कितना मुश्किल है ना। तो इससे पॉल्यूशन होता है। सीवेज वेस्ट मतलब बहुत सारे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हमारे देश में है ही नहीं। सीवरेज का जो वेस्ट है वो सीधे नदियों में गिर रहा है, तालाबों में गिर रहा है, वो पानी को गंदा कर रहा है जिससे कि लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो ये भी एक पॉल्यूशन का सोर्स है, ठीक है। वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन, टॉयलेट्स एंड लॉन्ड्री सोर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटामिनेटिंग वाटर। वाटर को कंटामिनेट
गंदा पोल्यूटेड करने में इनका रोल है। तो एग्रीकल्चर केमिकल्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज वेस्ट, दीज आर 3 इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन ऑफ वाटर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एट एन इंडिविजुअल लेवल हाउ कैन यू हेल्प रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे किस तरह से एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर है एन इंडिविजुअल कैन रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। हम कैसे एयर क्वालिटी को अच्छा कर सकते हैं। अगर हम ये सोचें कि अरे हमारे इतने छोटे से करने से इतनी सारी एयर है, वो कैसे पॉल्यूशन से कम हो सकती है, ऐसा नहीं है। अगर आप करेंगे तो आपका देख के आपका पड़ोसी भी करेगा, आपके बच्चे भी करेंगे, आप अगर टीचर हैं तो आपके स्टूडेंट्स भी फॉलो करेंगे। कहीं ना कहीं आप एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी बन जाएंगे पूरे मोहल्ले के लिए, पूरे शहर के लिए। तो शुरुआत आप अपने से कर सकते हैं, ठीक है। सो अवॉइड द यूज़ ऑफ कार्स एज मच एज पॉसिबल एंड बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट वेन एवर पॉसिबल। तो अगर आपका ऑफिस, आपका स्कूल बहुत पास में है तो वॉक करके चले जाइए, इसी बहाने एक्सरसाइज हो जाएगी। साइकिल करके चले जाइए, है ना, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बाय नॉट यूजिंग व्हीकल्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, छोटे दूरी जाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल क्यों करना है, ठीक है। बाय यूजिंग क्लीन फ्यूल सच एज LPG एंड CNG इंस्टेड ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। तो पेट्रोल एंड डीजल जब हम जलाते हैं गाड़ियों में, कंबशन होता है तो उससे बहुत सारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। लेकिन LPG, जिसको कि हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, और CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये दोनों ही इन दोनों के अपेक्षा क्लीनर फ्यूल है। इनके जलने से CO2 और NO2 का प्रोडक्शन नहीं होता है, बल्कि इनके जलने से केवल कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो कि प्लांट्स आराम से ले लेते हैं, ठीक है। और चौथी चीज़ है ऑलवेज डिस्पोजिंग द गार्बेज प्रॉपरली एंड नॉट बर्निंग इट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कूड़ा इकट्ठा करके उसको जला देते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे कूड़े में 90% क्या 95% आप कह सकते हो चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि समय के साथ धीरे धीरे अपने आप ही सड़गल जाएंगी, उनको जलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको छोड़ दिया जाए 1 महीने के लिए तो वो अपने आप ही सड़गल जाएंगी और मिट्टी में मिल जाएंगी। लेकिन हम ज़बरदस्ती, हमको अपने एरिया को क्लीन करना है, क्लीनलीनेस के नाम पे एरिया तो क्लीन हो जाएगी, धरती तो क्लीन साफ दिखेगी, लेकिन जो एयर है वो पोल्यूटेड हो जाएगी। ये बात हमें समझ में नहीं आती है। हम बहुत छोटा सोचते हैं कि हमने जो जला दिया वो एयर तो अब हमेशा के लिए जो है एनवायरनमेंट में बस गई। तो ये बात हमको समझनी चाहिए कि पॉल्यूशन केवल जो हमें आसपास दिख रही है गंदगी वही नहीं होती है, एयर में भी पॉल्यूशन होता है। तो अगर हमारे आसपास सड़ने गलने वाले कचरा है तो उनको हमें एक गड्ढा खोद करके उसमें दबा देना चाहिए, वो अपने आप सड़ गल जाएगा, ना कि उसको जलाना चाहिए, ठीक है। और जैसे पॉलीथीन है वो सड़े गए गलेंगे नहीं, तो उनको हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए या कूड़े की गाड़ी में, जहाँ पे इसका डिस्पोजल आराम से हो सके, रिसाइकलिंग के प्रोसेस से वो गुजर सके, वहाँ पे देना चाहिए, ठीक है। और 5वां है कंट्रोलिंग द इमिशन फ्रॉम व्हीकल्स एंड हाउस होल्ड चिमनीज। तो व्हीकल से इमिशन, बहुत सारे आजकल टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस आ रहे हैं कि जो हमारे व्हीकल्स में जो लगे रहते हैं ना धुआं निकलने वाली रॉड, ठीक है, वहाँ से जो एक्सेल निकला रहता है वहाँ पे एक तरीके का फ़िल्टर लगा देता है, ताकि वो फ़िल्टर जो है बहुत सारे शूट पार्टिकल्स को, डस्ट पार्टिकल्स को वहीं पे ट्रैप कर लेता है, ताकि एयर में बड़े पार्टिकल्स जो हैं वो ना निकलें। कंबशन के दौरान जो बड़े पार्टिकल्स निकलते हैं, धुआं निकलता है, धुआं क्लीन होके निकले, ठीक है। तो हाउस होल्ड चिमनीज़ में भी है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में भी इस तरह के अब फिल्टर्स लग रहे हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर इज़ ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग। कमेंट, आपको कमेंट करना है कि कोई पानी है वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, मतलब ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, साफ़ सुथरा दिख रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो पीने योग्य है, पीना, हमें उसको पी लेना चाहिए और हमें कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी है? नहीं, आंसर है नो। ज़रूरी नहीं है कि जो पानी आपको साफ़ सुथरा दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, कोई ऑर्डर नहीं आ रही है उसके अंदर, वो पीने लायक हो ही, क्योंकि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म, ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो होते हैं हमें खुली आंखों से नहीं दिखते हैं, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर हमें वो दिख नहीं रहे हैं लेकिन वो हो सकता है कि पानी में हो, प्रेजेंट हो, और अगर हम उस तरह का पानी पी लेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। सो नो, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट वाटर इज़ नॉट ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग. Water might appear clean
but it may contain some disease causing microorganisms and other dissolved impurities. Hence it is advised to purify water before drinking. Purification can be done by water purifying system or by boiling the water. प्योरीफाइंग सिस्टम जैसे यूवी रेडिएशन के थ्रू जो वाटर फिल्टर्स होते हैं ना, यूवी और आरओ सिस्टम्स होते हैं, और बॉइलिंग यानी पानी को उबाल देंगे तो उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा तो वो डेड हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है, फिर वो पानी पीने के लायक हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यू आर ए मेंबर ऑफ द म्यूनिसिपल बॉडी ऑफ योर टाउन। आप अपने टाउन की म्यूनिसिपल बॉडी जो है उसके मेंबर हैं। म्यूनिसिपल बॉडी क्या करती है, आपके इलाके में मतलब सब तरह की जो बेसिक समस्याएं हैं, रोड है, पानी है, पोल्यूशन है, बिजली है, इन सब चीज़ों के ऊपर एक नज़र रखती है। कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन भी करवाती है, ठीक है। मेक ए लिस्ट ऑफ मेजर्स दैट वुड हेल्प योर टाउन टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर टू ऑल इट्स रेसिडेंट्स। तो आप क्या करोगे जिससे कि क्लीन वाटर सप्लाई हो। कई बार आपने सुना होगा कि किसी इलाके में गंदे पानी की सप्लाई हो गई और उस इलाके के बहुत सारे लोग जो है डायरिया से और टाइफाइड से मतलब ग्रसित हो गए, बीमार हो गए और बहुत बुरी कंडीशन में है, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, गंदा पानी की सप्लाई कैसे होती है? तो क्या होता है, कई बार जो सप्लाइंग बॉडी होती है, जैसे कि कई बार जो है ग्राउंड वाटर को निकाल के फिर उसको सप्लाई किया जाता है, और जो इलाके नदियों के पास होते हैं, रिवर वाटर को वो लोग नहर के थ्रू लाते हैं, फिर उसको क्लीनिंग करते हैं, फिर सप्लाई चेन में डालते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि जो भी पानी हम सप्लाई के लिए डालें उसको पहले सफाई करवा लें। सफाई जैसे क्लोरीन डाल करके, ब्लीच डाल के उसको सफाई कराई जाती है ताकि उस पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो तो वो मर जाए, ठीक है। और उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज डिज़ोल्व होती हैं, उसको भी हम फिल्टर से छान लें, ठीक है। सो टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर टू ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स मस्ट बी टेकन। पहला स्टेप है, द मेन वाटर सोर्स मस्ट बी बिल्ट इन क्लीन सराउंडिंग्स एंड शुड बी मेंटेन प्रॉपरली। तो जो वाटर रिजर्वॉयर है जिसमें कि हम पहले पानी इकट्ठा करते हैं सप्लाई करने से पहले, वो एक साफ़ सुथरी जगह पे होना चाहिए, उसके आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है, केमिकल मेथड सच एज क्लोरीनेशन मस्ट बी यूज फॉर प्योरीफाइंग वाटर। तो केमिकल मेथड जैसे कि क्लोरीनेशन है, इससे अगर हम सफाई करते हैं तो बहुत हद तक 99.99% तक हम कह सकते हैं कि वाटर में से जितने भी बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हाँ, इस तरह की चीज़ें वो डेड कर जाती हैं क्लोरीनेशन से और पानी पीने लायक हो जाता है, ठीक है। द एरिया अराउंड द वाटर पाइप्स मस्ट ऑल्सो बी क्लीन। तो जो भी एरिया, जो सप्लाई चेन बनी हुई है, उसके आसपास सफाई होनी चाहिए, काई नहीं जमी होनी चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए ताकि किसी भी तरह का कंटामिनेशन वाटर में न जाने पाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप इंश्योर करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन प्योर एयर एंड पोल्यूटेड एयर। आपको डिफरेंस बताना है प्योर एयर एंड पोल्यूटेड एयर में। तो प्योर एयर कंटेन्स अराउंड 78% नाइट्रोजन। तो प्योर एयर जो हमारे एटमॉस्फेयर है उसमें कंसनट्रेशन नाइट्रोजन की 78% है, ऑक्सीजन की 21% है एंड कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03% है। तो ये फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ये याद होनी चाहिए कि 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है एंड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो वो 0.03 है, ठीक है। The other gases such as argon, methane, ozone and water vapors are also present in small quantities. When this composition of air is altered by addition of harmful substances, अगर ये जो composition हमने ऊपर डिस्कस की, इसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे जो है इसके अलावा कुछ गैसेस पाई जाती है तो उसको हम कहते हैं एयर पोल्यूशन, ठीक है। जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसें कहाँ से निकलती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब गैसें धुएं से, गाड़ी में जो पेट्रोल जल रहा है, डीजल जल रहा है, कोयले के जलने से, इंडस्ट्रीज़ में जो कोयला जला करके काम हो रहा है उससे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, पर्टिकुलेट मैटर, जैसे थर्मल पावर प्लांट्स है वहाँ बहुत सारा पर्टिकुलेट मैटर निकलता है, रिफाइनरी जो है वो बहुत सारा पर्टिकुलेट मैटर जो है हवा में छोटे छोटे जो है धुएँ के कण टाइप के रहते हैं, ठीक है, वो सब
निकलते हैं, ठीक है। देन द एयर इज सेड टू बी पॉल्यूटेड, और इन सब चीज़ों से हमारी एयर जो है वो पॉल्यूटेड होती है और हम उसको कहते हैं पॉल्यूटेड एयर। फाइन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू एसिड रेन, हाउ डज एसिड रेन अफेक्ट अस। तो वो क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, क्या कारण हैं जिससे कि एसिड रेन होती है और एसिड रेन हमें कैसे अफेक्ट करती है। तो इसका आंसर है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल एंड डीजल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिसको कहते हैं हम फॉसिल फ्यूल्स को। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल एंड डीजल रिलीजेस अ वैरायटी ऑफ पोल्यूटेंट्स सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। तो फॉसिल फ्यूल्स के जलाने की वजह से बहुत सारे गैसेस निकलती हैं जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। These pollutants reacts with water vapor present in the atmosphere to form sulfuric acid and nitric acid respectively। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारा वाटर वेपर भी रहता है, H2O जिसको कहते हैं। तो ये वाटर वेपर इन गैसेस से रिएक्ट कर जाता है। NO2 से रिएक्ट करता है वाटर तो नाइट्रिक एसिड बनाता है, और SO2 से वाटर वेपर रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। सो दीज एसिड्स कम डाउन विद रेन देयर बाय रिजल्टिंग इन एसिड रेन। और यही जब बारिश होती है तो एटमॉस्फेयर से यही एसिड जो है वो सेटल होता है, नीचे आ जाता है जब बारिश के साथ, बारिश के पानी के साथ। तो हम उस तरह की रेन को एसिड रेन कहते हैं, ठीक है। और इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, ये एसिड रेन डैमेजेस क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। इवन जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ करती है, क्योंकि एसिड रेन के होने की वजह से बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं वो अपने सॉल्ट से अलग हो जाते हैं और फिर वो प्लांट्स के लिए अनअवेलेबल हो जाते हैं, प्लांट्स उनको नहीं ले पाते हैं। इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन में मतलब डिस्क्राइब किया जब मैं इस चैप्टर का डिस्क्रिप्शन दे रही थी। उस डिस्क्रिप्शन में भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे एसिड रेन की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो जाती है, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। और एसिड रेन करोड्स बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स स्पेशली दोज मेड ऑफ मार्बल सच एज ताजमहल। तो एसिड रेन का रिलेशन ताजमहल से आपको हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो ताजमहल है वो मार्बल से बना है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से। जब कैल्शियम कार्बोनेट से एसिड रिएक्ट करता है, जैसे H2SO4 बनता है या H2NO3 बनता है, तो ये जो है जब ये एसिड रेन जो है ये किसी मार्बल से रिएक्ट करता है, मार्बल होता है CaCO3 और एसिड्स जैसे H2SO4, HNO3, ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। जब ये मार्बल से रिएक्ट करते हैं तो ये मार्बल को डिग्रेड करते हैं, जिसको कि हम मार्बल कैंसर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति में आ गया था क्योंकि ताजमहल जो कि आगरा में है, इसके आसपास कई इंडस्ट्रीज़ हैं और इन इंडस्ट्रीज से निकलने वाले धुएं की वजह से वहाँ एसिड रेन काफ़ी होने लग गई थी, जिससे कि ताजमहल के मार्बल में बहुत सारी जगह छेद हो गए हैं और वो करोड कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से उन इंडस्ट्रीज़ को अब बंद कर दिया गया है, वहाँ से हटा दिया गया है, शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इसमें से कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रीन हाउस गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड वो भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन वो भी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन जो है वो नेचुरली इन्वायरमेंट में पाई जाती है, वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। तो आंसर करेक्ट है इसका नाइट्रोजन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। डिस्क्राइब द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन योर ओन वर्ड्स। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इसको आपको अपने शब्दों में बताना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है, क्या होता है कि जैसे कि हमारा अर्थ है, आप देखते हो कि अर्थ में जब सूरज निकलता है सुबह तो गर्मी होती है और शाम को ठंड होती है, ठीक है। लेकिन इतनी भी ज़्यादा ठंड नहीं होती। हमारे जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरिएट नहीं करता, +50 से -50 डिग्री तक ही वेरिएट करता है। लेकिन दूसरे ग्रहों पे जहाँ पे कि एटमॉस्फेयर नहीं है, गैसेस नहीं है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, दिन का टेम्परेचर जो है वहाँ पे 80-90 डिग्री रहता है और रात का टेम्परेचर -100, -200, बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है टेम्परेचर में जब सूरज नहीं होता है तो। लेकिन अर्थ पे ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अर्थ में एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी गैसेस हैं जो कि सन की रेस को अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं और उसको एटमॉस्फेयर से, पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देती हैं, और इस तरह से ये गैसेस एक ब्लैंकेट का काम करती हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ के लिए एक ब्लैंकेट का काम करता है और अर्थ के टेम्परेचर की जो वेरिएशन है उसको रोकता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रात में ड्रॉप नहीं होता है, ठीक है।
और यही एक कारण है कि अर्थ के ऊपर लाइफ जो है वो सरवाइव की, और अर्थ ही ऊपर लाइफ सरवाइव की, ये भी एक कारण है। ठीक है, तो इसमें कुछ गैसेस बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं, जिसमें कि ग्रीन हाउस गैसेस जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और वो गैसेस कौन सी हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, इथेन है। तो इस तरह की गैसेस जो है वो इस तरह का रोल प्ले करती हैं, और इस इफ़ेक्ट को वार्मिंग इफ़ेक्ट को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। फाइन, सो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस तो हम कह रहे हैं बहुत अच्छा है, अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं, ब्लैंकेट का काम करती हैं, तो ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब इसको नेगेटिव सेंस में कैसे आ गया? वो ऐसे आ गया कि अब हमारे पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हो गई हैं, बहुत सारे मोटर व्हीकल्स चल रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन अंधाधुंध हो रहा है, बहुत ज़्यादा इमिशन, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो अब ग्रीन हाउस गैस है ही। कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर है कि वो हीट को अपने अंदर ट्रैप कर लेती है, उसको बाहर जाने नहीं देती है। ठीक है, तो अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता जाएगा तो जो हीट एब्जॉर्प्शन है उसकी कैपेसिटी वो भी बढ़ती जाएगी, तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो जो चीज़ पहले अच्छी थी अब वो बुरी हो गई, और अब हम ग्लोबल वार्मिंग और ये जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी वाला, इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो अब ये तो खतरनाक हो गया ना, तो इसी वजह से ये एक नेगेटिव टर्म बन गया है। ठीक है, नहीं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट तो अर्थ के लिए अच्छा ही है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, सो ग्रीन हाउस इफेक्ट में लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज एन ओवरऑल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। Greenhouse effect is caused by greenhouse gases. Examples of greenhouse gases include carbon dioxide, methane and water vapor. ठीक है, when solar radiations reach the earth, some of these radiations are absorbed by earth and then released back to the atmosphere. Greenhouse gases present in the atmosphere trap these radiations and do not allow heat to leave. Okay, so this helps in keeping our planet warm and thus help in human survival. However, an indiscriminate increase in the amount of greenhouse gases, वैसे तो अच्छी हैं ये गैसेस, लेकिन जब ज़्यादा ही हो गई हैं गैसेस तो कैन लीड टू एक्सेसिव इंक्रीज इन द अर्थ्स टेम्परेचर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। तो इस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेज जो कि अच्छी थी अर्थ के लिए, अब वो ख़राब होने लग गई हैं क्योंकि हम उसका एक्सेसिव प्रोडक्शन करने लग गए हैं, जिसके की वजह से अर्थ का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है और वो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। अब हम कह रहे हैं ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उनके पिघलने से जो सी का वाटर लेवल है वो बढ़ जाएगा और अर्थ के बहुत सारे हिस्से समंदर में डूब जाएंगे। तो हम इस तरह से ख़तरनाक स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से हमें ये जो भी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट करती हैं गैसेस जैसे कि CO2, मीथेन, इनका कम से कम प्रोडक्शन करना है ताकि ये इफ़ेक्ट कम हो जाए। फाइन, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्रिपेयर अ ब्रीफ स्पीच ऑन ग्लोबल वार्मिंग। यू हैव टू डिलीवर द स्पीच इन योर क्लास। आपको एक स्पीच देनी है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। ठीक है, तो स्पीच कुछ इस तरह से होगी। अब आपको समझ में तो आई क्या होगा ना ग्लोबल वार्मिंग क्या है और वो क्यों होती है। ग्लोबल वार्मिंग अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के प्रोसेस को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। एंड ग्लोबल वार्मिंग फिनोमिना होती है ड्यू टू द excessive emission of greenhouse gases such as carbon dioxide, methane, water vapor. ठीक है, so global warming is an increase in the average temperature of the earth's surface. It occurs as a result of an increased concentration of greenhouse gases in the atmosphere. The greenhouse gases include carbon dioxide, methane and water vapor. These gases ट्रैप सोलर रेडिएशन। अब ये मैकेनिज्म की बात हो रही है कि कैसे ये गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेज जो है कैसे बढ़ाती हैं टेम्परेचर। तो ये क्या करती हैं, दे ट्रैप द सोलर रेडिएशंस रिलीज बैक बाय द अर्थ। दिस हेल्प इन कीपिंग अवर प्लैनेट वार्म एंड दस हेल्प इन ह्यूमन सर्वाइवल। हाउएवर, an increase in the amount of greenhouse gases can lead to an increase in the earth's temperature leading to global warming. तो ये इस तरीके से ये गैसेस ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। डिस्क्राइब द थ्रेट टू द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल। ताजमहल की ब्यूटी को किससे खतरा है। ठीक है, अब हम उस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। एसिड रेन इज़ द मेजर थ्रेट टू द ब्यूटी ऑफ ताजमहल। एसिड रेन,
जो है वो मेजर थ्रेट है ताजमहल की ब्यूटी के लिए। कैसे? व्हेन एसिड रेन फॉल्स ऑन द मॉन्यूमेंट दैट इज़ कम्प्लीटली मेड ऑफ मार्बल। जो मॉन्यूमेंट है ताजमहल वो कम्प्लीटली मार्बल का बना है। मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है। दे रिएक्ट विद मार्बल टू फॉर्म पाउडर लाइक सब्सटेंसेस दैट इज़ व्हेन वॉश्ड अवे बाय द रेन। तो ये एसिड रेन जो है, जो गैसेस निकलती हैं जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये उस मार्बल से रिएक्ट करती हैं। और ये क्योंकि वो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें काफ़ी वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है, तो एक ड्राई एसिड की तरह ये एक्ट करती हैं और मार्बल से रिएक्ट करके पाउडर लाइक सब्सटेंसेस बनाती हैं। और जब बारिश होती है तो ये वहाँ पे छेद हो जाता है मार्बल्स में। ठीक है। सो दिस फिनोमिना इज़ नोन एज मार्बल कैंसर, और इसी को कहते हैं मार्बल कैंसर, क्योंकि इससे ये मार्बल को खाते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं ये एसिड रेन। ठीक है। ऑल्सो द शूट पार्टिकल्स इमिटेड फ्रॉम द मथुरा ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड नियर द आगरा इज लीडिंग टू द येलोइंग ऑफ द मार्बल। तो जो शूट पार्टिकल्स निकलते हैं रिफाइनरी से, जो हम क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, उसकी जब प्योरीफिकेशन करते हैं तो उस प्योरीफिकेशन के प्रोसेस में बहुत सारा क्रूड ऑयल में से जब हम प्योरीफिकेशन करते हैं, उससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो बहुत सारा शूट पार्टिकल्स निकलता है जो कि एयर में हम छोड़ देते हैं, और वो शूट पार्टिकल्स जमा हो रहा है आगरा के ताजमहल के ऊपर, जिसका की कलर क्या है? वाइट है। और वो वाइट मार्बल धीरे धीरे येलो हो रहा है, पीलापन आ रहा है उसके अंदर, तो उस रिफाइनरी को भी शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वाई डज द इंक्रीज लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अगर हम कहते हैं कि जैसे बारिश हो रही है, बारिश में जब होती है तो बहुत सारा खेतों में का जो पानी है और उसमें हम खाद डालते हैं खेतों में, वो पानी खाद ले करके मिल जाता है नदियों के पानी में से या किसी तालाब में मिल जाता है। तो हम क्यों कह रहे हैं कि इंक्रीज लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर बॉडीज़, अगर उसमें न्यूट्रिएंट का अमाउंट बढ़ा दिया जाए वाटर बॉडीज़ में, तो वो वाटर बॉडीज़ के लिए कैसे ख़तरनाक है? क्या होता है कि जब हम न्यूट्रिएंट यानी खाद डाल देंगे, किसी तालाब में हमने खाद डाल दिया मान लीजिए, ठीक है, तो उस तालाब में खाद डाला, यूरिया वगैरह डाल दिया हमने, तो उस तालाब में बहुत सारी एल्गी, बहुत सारे घास फूस, इस तरह की चीज़ें उगती रहती है ना तालाब में, तो वो और अच्छे से उगने लगेंगी। उनको तो बढ़िया बढ़िया खाना मिल गया है ना, खाद मिल गई, तो एल्गी वगैरह खूब उगेंगी। लेकिन एक टाइम आएगा जब ये एल्गी डेड कर जाएंगी, क्योंकि उनकी भी एक लाइफ साइकिल होती है। ठीक है। जब ये एल्गी, ये प्लांट्स डेड कर जाएंगे तो ये उसी वाटर बॉडी में ये सड़ने गलने लगेंगे, और फिर उनके ऊपर इस तरह के बैक्टीरिया और फंगस लगेंगे जो कि उनको सड़ा गला करके मिलाएंगे। तो जब चीज़ें सड़ने गलने लगती हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सड़े गले चीज़ों के ऊपर मतलब रहते हैं, उनको तोड़ते हैं, वो बहुत सारा ऑक्सीजन भी यूज़ करते हैं, और वो क्योंकि पानी में है तो जो पानी का ऑक्सीजन है वही यूज़ करेंगे। तो ये बैक्टीरिया जो है बहुत तेज़ी से पानी का जो ऑक्सीजन है वो यूज़ करने लगेंगे। तो जो पानी में मछलियाँ हैं, कछुए हैं, और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दूसरे तरह के जीव जंतु हैं जो भी पानी में है, उनको दिक्कत होने लगेगी कि भाई ये तो सारा जो है ऑक्सीजन जो है ये बैक्टीरिया यूज़ कर ले रहा है इन चीज़ों को सड़ाने गलाने में। तो वो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो भी मरने लगेंगे, क्योंकि उनको तो ऑक्सीजन केवल पानी से ही मिलता है। उनके पास तो गिल्स हैं, उनके पास तो कोई लंग्स तो है नहीं कि वो एयर से ऑक्सीजन को ले लें। तो इस तरीके से वो भी मरने लगेंगे। इस वजह से वो वाटर बॉडी बिल्कुल डेड हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स अगर इंक्रीज़ हो जाए किसी तालाब में या नदी में, तो वो वहाँ के एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए ख़तरनाक हो जाते हैं। ठीक है। इस तरीके से देखा आपने, एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर कितनी डिपेंडेंट है। इसलिए अगर हम एक कड़ी को ख़राब करेंगे तो आगे आने वाली 3-4 कड़ियाँ भी अपने आप ख़राब हो जाती हैं। ठीक है। So an increase in the level of nutrients in the water body leads to an excessive increase in the population of algae in the water body. When these algae die, they serve as food for decomposers. Decomposers क्या होते हैं? जो कि सड़ी गली हुई चीज़ों को तोड़ करके अपना खाना बनाते हैं और उस प्रोसेस में बहुत सारा ऑक्सीजन यूज़ करते हैं पानी का। ठीक है। So a lot of oxygen is utilized in this process, consequently leading to a decrease in the level of oxygen dissolved in the water body. This in turn causes fishes and other aquatic organisms to die. तो इस तरीके से उस तालाब के, उस नदी के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे ऑक्सीजन की कमी की वजह से। इसको कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन
डिमांड, BOD, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर डिस्कशन अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।